जी टपाक डम डम। हे वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला। और मैं अमर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। एनएससी जेएस की जो एक क्वेश्चन वाली सीरीज है, इसके अंदर आज टॉपिक डिस्कस होने वाला है वर्क पार एनर्जी, और साथ में सर्कुलर मोशन का भी जो तड़का है वो लगा दिया जाएगा। तो बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आए हो, जल्दी से कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाने शुरू करो, मेरे साथ साथ सवाल सॉल्व करना। बढ़िया सवाल लगे तो साथ में नोट भी कर लेना, आग लग जाए दुनिया में, तुम तो बस इधर आओ। वर्क पार एनर्जी के कुछ सवाल करते हैं, आओ यार बढ़िया से। क्या बकवास कर रहा हूं मैं? हाँ, पहले मैं वीडियो में सवाल दिखाऊंगा, तुम वीडियो को पॉज करोगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ना हो तो फिर मास्टर का सॉल्यूशन देखोगे, लेकिन पहले तुम ही ट्राई करोगे। तो जल्दी से पहला सवाल डिस्कस करते हैं, आओ बात करते हैं। बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल से मैं आपके साथ डिस्कशन रखूंगा। अच्छा लगेगा आपको, यू विल फील गुड बारी, यू विल फील गुड, यू विल फील गुड। चलो, सबसे पहले इस सवाल को डिस्कस करते हैं। ये सवाल है एक बेसिक, पॉज करके स्क्रीन को एक बार सवाल को पढ़ो, पॉज कर कर स्क्रीन को एक बार पढ़ो। पॉज कर लिया, बहुत ही बेसिक सवाल। वर्क डन की अगर मैं बात करता हूं तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज नथिंग बट एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, बोले तो एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा, सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, बोले तो एफ एस कॉस थीटा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये जो एफ है, ये जो एफ है, इसका ये वाला कंपोनेंट वर्क डन के, वर्क डन में रोल प्ले करेगा, इसके डिस्प्लेसमेंट में रोल प्ले करेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 10√2 cos 45, दैट इज 10 न्यूटन। ये इसी का कंपोनेंट है। और कितना डिस्प्लेसमेंट इसको दिया जा रहा है? 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है। तो बाबा बहुत आसान बात है, ये कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर, बोले तो 20 जूल। बहुत ही बेसिक सवाल, एकदम खुद्दू सवाल। 20 जूल ऑप्शन सी टिक करो, उल्टी करो, आगे भागो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा एडवांस, बहुत लाइटली एडवांस हमने इसको रखा है। ध्यान से देखो, पॉज करो स्क्रीन को, पॉज करो स्क्रीन को, और एक बार सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मास्टर कराएगा। ठीक है, ध्यान दो। चलो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पॉइंट ए है, पॉज करके खुद से कर लिया गया, पक्का ना झूठी? पक्का। तो ए पॉइंट है यहाँ पर कोई, ये ठीक है, 1,1। ठीक है, फिर उसके बाद कोई एक पॉइंट है बी, मुझे नहीं पता कहाँ होगा यार, सीधा नहीं होगा तो कहीं ऐसे होगा, कहीं तो होगा, मुझे क्या मतलब। मैं तो इतना जानता हूँ कि 2,3 है वो। ठीक है, उसके बाद वहां नहीं रुका वो, उसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में कहाँ ले गया? 4,5 पे ले गया। कहाँ ले गया? 4,5। कहीं और पॉइंट होगा, हमें क्या मतलब है। ये वाला पॉइंट कौन है? सी। 4,5, समझ में आ गई बात? 4,5। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बात समझो कि जो एफ है, ये वर्क डन मुझे टोटल निकालना है। वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ब्लॉक, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो मुझे वर्क डन ए टू बी भी निकालना है, और वर्क डन बी टू सी भी निकालना है। ये आएगा टोटल वर्क डन। बात समझ में आ गई क्या? वर्क डन टोटल। तो सबसे पहले मैं वर्क डन ए बी की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? वर्क डन ए बी, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? एफ वेक्टर डॉट एस ए टू बी वेक्टर। समझ में आई बात? डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर वर्क डन बी सी किसके इक्वल होगा? वर्क डन बी सी विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर, फोर्स तो वही है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा? बी टू सी वेक्टर। बात समझ में आ रही क्या? तो समझते हैं बात को, समझते हैं बात को। सबसे पहले मैं यहाँ पर किसको कैलकुलेट करना चाहूंगा? डब्ल्यू ए बी को। किसको कैलकुलेट करूंगा? डब्ल्यू ए बी को कैलकुलेट करूंगा। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले डब्ल्यू ए बी की बात करते हैं। डब्ल्यू ए बी क्या होगा? डब्ल्यू ए बी एफ वैक्टर कितनी है वो? 3i कैप प्लस 4j कैप। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ए टू बी की बात करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 2 - 1 आई कैप, और साथ में कौन आ जाएगा? 3 - 1 जे कैप। ठीक है भैया, तो ये क्या हो गया? ये कितना आएगा यहाँ पे? 1i कैप प्लस 2j कैप, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये कितना आ गया? वर्क डन ए बी कितना आ गया? ये 3 प्लस 4 × 2 = 8। ठीक है, कितने जूल्स आ चुका है ये। अभी दूसरा निकालना है बी टू सी। कहां से कहां जा रहा है? 2,3 से 4,5 जा रहा है। 2,3 से कहां जा रहा है? 4,5 जा रहा है। ध्यान से देखो, 2,3 से 4,5। तो 2,3 से 4,5, 2,3 से कहां जा रहा है? कहीं 4,5 पे जा रहा है। आसान सवाल है, जल्दी से देख लो। ये है बी और ये है सी, तो डिस्प्लेसमेंट बी टू सी वेक्टर कैसे लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल।
फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पीछे क्या है 2। एक्स में अगर हम बात करें तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 आई कैप, और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ 5 माइनस 3 जे कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर कितना बन गया 4 माइनस 2 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, अगर इसमें वर्कडन निकालना हो, अगर इसमें वर्कडन निकालना हो, वर्कडन बी टू सी, वर्कडन बी टू सी, तो एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट बी टू सी वेक्टर, तो कितना आ जाएगा ये 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो कितना आ गया ये 3 2 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 2 8। तो कितना हुआ ये, पहले कितना था पुरानी वाली स्लाइड, पीछे स्लाइड में कितना था 3 प्लस 8, और यहाँ पर कितना आ गया 6 प्लस 8, तो जोड़ तो लोगे ही ना, तो वर्क डन टोटल में कितना आ जाएगा 3 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8, कितना आ गया 3 प्लस 8 ही था ना पीछे, 3 प्लस 8, तो ये हो चुका है जूल्स। 25 जूल्स विल बी द आंसर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास 25 जूल्स वाला? 25 जूल्स वाला कोई आंसर है? देख लेते हैं, देख लेते हैं। 25 जूल, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉज करो स्क्रीन को, स्क्रीन को पॉज करो, पॉज करो, सवाल पढ़ो। तो ये सवाल होना चाहिए था, इसके अंदर बहुत ही बेसिक सी बात है कि यार जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इस पॉइंट पर यहाँ अगर ये फोर्स लग गई, अगर ये पॉइंट ही नहीं चलेगा, अगर ये पॉइंट फोर्स लगने के बावजूद नहीं चल रहा है, तो जो ये वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये एस वेक्टर कौन है? ऐसे तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे इधर उधर कहीं डिस्प्लेस हो सकता है, ठीक है, ये पॉइंट ही चल ही नहीं रहा है, मतलब उसने कहा कि इन सच अ वे ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सच अ वे दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट मूव, ये ऊपर की तरफ चला जाए, मान लो ये कोई लिफ्ट में हो, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जो इस फोर्स का, इस फोर्स की वजह से मूव नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई द वर्क डन बाय द फोर्स मस्ट बी जीरो, वर्क डन बाय द फोर्स मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल आपको थोड़ा सा किक देगा। पॉज करो स्क्रीन को, पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो तो ही बढ़िया बात होगी, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, बात करते हैं। उसने क्या बोला, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम टी, कब अ ट्रायंगुलर ब्लॉक is moving horizontally with constant velocity v naught, a small block a of mass m is fixed on the triangular, fixed कर रखा है। अच्छा, हम फिलहाल बस ये मान रहे हैं कि और कुछ नहीं, बस ये फ्रिक्शन की हेल्प से ही, फ्रिक्शन की हेल्प से ही रुका हुआ है। अब यहाँ पर फ्रिक्शन कितनी होगी, जितना कि नीचे डाउनवर्ड ये एम जी साइन थीटा होगा मेरे भाई, कितना होगा ये एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, तो यही फ्रिक्शन होगी क्योंकि इसने उस ब्लॉक को आगे स्लिप नहीं होने दिया, दैट मींस द फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। और ये ब्लॉक चल कहाँ रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, टी टाइम में वी नॉट वेलोसिटी से कितना डिस्प्लेसमेंट ले जाएगा, वी नॉट इंटू टी, और इनके बीच में अगर आप ये एंगल देखो तो ये कितना है पाई माइनस थीटा है। उम्मीद है आप मेरी इतनी बात समझ में आ गई। मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रही होगी वो एम जी साइन थीटा के बराबर होगी। वजह यह है क्योंकि एम जी साइन थीटा नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, ब्लॉक तब भी रुका हुआ है, तो एम जी साइन थीटा के बराबर ही वो फ्रिक्शन लग रही होगी, तो फ्रिक्शन होगी एम जी साइन थीटा, और ये ब्लॉक आगे चल रहा है किसी वी नॉट वेलोसिटी से, तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर जाएगा, वी नॉट इंटू टी डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर जाएगा। बात समझ में आती है? तो फ्रिक्शन उधर की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, दैट मींस द वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन मस्ट बी नेगेटिव। तो पहला ऑप्शन जीरो थे तो गोली मारो, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो वर्क डन कैसे लिखूं मैं, वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ कितना है एम जी साइन थीटा के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, वी नॉट इंटू टी के बराबर है। अगर मैं कॉस पाई माइनस थीटा रखूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये कितना आएगा आपका एम जी कॉस पाई माइनस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा है, कौन है ये माइनस कॉस थीटा, तो कितना हो गया ये माइनस एम जी वी नॉट इंटू टी, और यहाँ पर कौन है साइन थीटा है और यहाँ पर कौन है कॉस थीटा है, माइनस में ऑलरेडी बाहर लगा चुका हूं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन सर है ही नहीं यहाँ पर, तो अभी क्या किया जाए,
आपको क्या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक 2 से डिवाइड करो और एक 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो देखना आपका ऑप्शन डी बन रहा है क्या, कुछ कुछ पक रहा है क्या यहाँ पे, तो पक कर क्या ये तैयार हो रहा है, एम जी वी नॉट टी साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा एंड डिवाइड बाय 2। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखना सवाल को, पॉज करो स्क्रीन को, पॉज करो स्क्रीन को, स्क्रीन को पॉज करो, पॉज करो स्क्रीन को, ठीक है, करने की कोशिश करो, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या ये कांस्टेंट फोर्स है, क्या ये एक कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, कहां से कहां जा रहा है, 0 टू ए कॉमा ए पे जा रहा है, ए से टू ए कॉमा 3 पे जा रहा है और फाइनली कहां आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है। तो बेवकूफ बना रहा है आपको, एक पॉइंट से कहीं यहां ले गया, एक पॉइंट से कहीं यहां ले गया, ठीक है, यहां पॉइंट से कहीं वहां ले गया और वहां से सीधा यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। और ये कांस्टेंट फोर्स है, ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स, तो वर्क डन एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखा जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0। आपका बेवकूफ बनाने के लिए सवाल डाला गया था, ठीक है, लेकिन आप लोग होशियार बच्चे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, ध्यान देखो, पॉज करो स्क्रीन को, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज करो स्क्रीन को, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ जी, तो एक ब्लॉक है 5 kg का, नीचे स्लाइड करता हुआ आ रहा है, 5 kg का है, नीचे स्लाइड करता हुआ आ रहा है, इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, 10 मीटर यहाँ पर है फ्रॉम द ग्राउंड, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन इज 0.5, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, ठीक है, स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितनी लग चुकी होगी मेरे भाई, यहाँ पर फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू एम जी कॉस 30, ठीक है राजू भैया। और डिस्प्लेसमेंट करता हुआ कितना नीचे आएगा, अगर ये 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर, तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट को मैं एस मान लूं, क्या एस साइन 30, ये एस साइन 30 के बराबर है, एस साइन 30 के बराबर, साइन 30 इज हाफ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 20 मीटर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एफ वेक्टर फ्रिक्शन वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है राजू भैया। एंगल कितना है दोनों के बीच में, 180 डिग्री है, कितना है 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा म्यू एम जी 0.5 मास इज 5 kg इंटू 10 इंटू cos 30 इज √3/2 और साथ में क्या आ जाएगा एस साइन 30 की वैल्यू कितनी है, एस साइन 30 की वैल्यू 10 है, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना हो गया ये 5 5 25 10 250 -250 √3, ऐसा क्यों किया मास्टर, क्योंकि यहाँ पर cos 180 भी कंसीडर किया जाएगा एंड cos 180 इज -1, cos 180 इज -1, तो -250 √3 जूल्स, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सवाल ठीक ठाक है, सवाल ठीक ठाक है, पॉज करो स्क्रीन पे, स्क्रीन को पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो, बहुत आसान है, पॉज करो स्क्रीन को। मान लो ये कोई आदमी है, ठीक है, भैया है ये, ठीक है, ये ब्लॉक को उठा रखा है इन्होंने, और ये ऐसे आगे की तरफ चल रहे हैं, सर कहाँ गया बीच में, ये ब्लॉक इन्होंने अपने सर पे उठा रखा है, ठीक है, ये ब्लॉक उठा रखा है, हम्म। तो अभी इस ब्लॉक को, ब्लॉक कितना है, ब्लॉक कितना है 20 kg का, ठीक है,
इफ ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहली बात तो ये जो आदमी है भाई, ये फोर्स इसको किसी आगे, पहला तो आंसर बच्चा बोलेगा जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, क्योंकि उसने रट के बैठा हुआ है कि जब भी कोई आदमी किसी सामान को उठा के सर पे चलेगा तो वो जीरो। लेकिन इस सवाल में उसने खूबसूरती के साथ ये बात लिखी कि वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे चल रहा है। इसका मतलब अगर वो आगे इसको किसी एक्सेलरेशन से लेके जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ तो फोर्स उसके ऊपर लगा ही रहा होगा। तो कितनी फोर्स लगा रहा होगा, 20 kg का है, और कितना एक्सेलरेशन है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, 10 न्यूटन की फोर्स है। और कितनी दूर आगे लेके जा रहा है, कितनी दूर आगे लेके जा रहा है, 10 मीटर लेके जा रहा है। कितनी दूर आगे लेके जा रहा है, 10 मीटर आगे लेके जा रहा है, 10 न्यूटन की फोर्स है। तो कितना आएगा, वर्क डन कितना आएगा, जीरो नहीं है इसका आंसर, जीरो नहीं है इसका आंसर। तुम भले ही सोचो कि जीरो, जीरो नहीं है। क्या तुम्हें बात समझ में आई? वो सिर्फ ये वाला जो नॉर्मल फोर्स है, इस नॉर्मल फोर्स का कोई वर्क डन नहीं है इस डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो उसके ऊपर इधर ही डायरेक्शन के ऊपर फोर्स लगा रखी है, इधर ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रखी है, उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वर्क डन तो अपने को काउंट करना पड़ेगा ना। कितना आ गया वो, 100 जूल्स। कितना आ गया वो, 100 जूल्स आ गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्रीवियस प्रॉब्लम में वो बोलता कि अगर 10 मीटर पर सेकंड से लेके जा रहा है, सवाल को पॉज करके पढ़ो, सवाल को पॉज करके पढ़ो। अगर प्रीवियस प्रॉब्लम में वो ऐसा पूछे आपसे कि जो कुली है वो भैया चुपचाप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, चाहे 100 मीटर पर सेकंड से क्यों ना लेके जा रहा हो, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी है, कोई एक्सेलरेशन वहां पर नहीं है। उस वाले केस में आप क्या करोगे, उस वाले केस में आप क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे भैया? उस वाले केस में कोई आगे की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट की बात हो, तो यहाँ पर वर्क डन जीरो की बात होगी। किसकी बात होगी, वर्क डन जीरो की बात होगी। समझ में आया क्या? अगला एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया डिस्कस होने वाला है, बहुत शानदार डिस्कस होने वाला है। बढ़िया, आ जाओ बात करते हैं। इस वाले सवाल को प्लीज मैं कहूंगा आपको, प्लीज पॉज कर दो, पॉज कर दो स्क्रीन को, प्लीज पॉज कर दो। और ऐसे हाथ हटा तो मैं स्विट्जरलैंड में बकवास। खैर, तो यहाँ पे देखो इस वाले सवाल को, पॉज करो स्क्रीन को, चलो सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो भाई, अगर नीचे स्मूथ सरफेस है और ऊपर फोर्स लगाई है आपने, समझ में आया क्या? तो क्या है कि चलेंगे तो दोनों साथ साथ, चलेंगे तो दोनों साथ साथ। ए पर फ्रिक्शन पीछे आएगी, बी पर फ्रिक्शन आगे आएगी, और वो कैसी होंगी, इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। फोर्स ऑन फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, मैंने लिखा है एफ ए बी, और यहां पर क्या लिखा है, एफ बी ए। क्या लिखा है, एफ बी ए। तो ध्यान दो एक बात पे, ध्यान दो एक बात पे, जो ये चलेंगे अगर ये साथ साथ, दे विल मूव एज अ सिस्टम, दे विल मूव एज अ सिस्टम। बात समझ में आ गई क्या, दे विल मूव एज अ सिस्टम। और उसने ऐसा कहा है, ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर ब्लॉक बी। तो चलेंगे तो ये साथ साथ, चलेंगे तो ये साथ साथ। ठीक है भाई, बहुत शानदार। अगर ये साथ साथ चल रहे हैं और ये सिस्टम ट्रांसलेटरी मोशन करते हुए यहां तक आ गया, तो मुझे एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि ब्लॉक ए की बात हो या ब्लॉक बी की बात हो, चाहे ब्लॉक बी की बात हो चाहे ब्लॉक ए की बात हो, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम है ना, ब्लॉक ए का भी और ब्लॉक बी का भी। वो भी सेम चल के आया, वो भी सेम चल के आया। तो समझने की बात यह है कि अगर मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए की बात करूंगा तो क्या आएगा, क्या नेगेटिव एफ इंटू एस आएगा। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी की बात करूंगा तो क्या आएगा, एफ इंटू एस। क्या आएगा, एफ इंटू एस। अरे हाँ या ना? तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो काहे बात की काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो काहे बात की काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक बात होगी, सिर्फ और सिर्फ कैसी बात होगी, स्टैटिक। सिर्फ और सिर्फ कैसी बात होगी, स्टैटिक बात होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसी लग रही है, स्टैटिक लग रही है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए इज नेगेटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए इज नेगेटिव। दूसरी बात, वर्क डन
बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी इज पॉजिटिव। क्या यहाँ पर पॉजिटिव आया? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये दो अपोजिट बातें हो गई, ब्लॉक ए पर नेगेटिव और ब्लॉक बी पर पॉजिटिव, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात है। लेकिन अगर मैं आपसे इस पूरे सिस्टम पर नेट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोलूं, तो नेट वर्क डन के लिए क्या आपको इस वाले वर्क डन को और इस वाले वर्क डन को ऐड करना पड़ेगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, you should add these two work done to find the net work done। तो जब इनको ऐड करके आपने देखा तो आपको ये समझ में आया कि नेट वर्क डन तो जीरो आ रहा है। तो इस बात को आप नोट बना के अपने दिमाग में चिपका लो, कहीं पर लिख लो, याद कर लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन हमेशा जीरो आता है। टोटल वर्क डन, अगर टोटल सिस्टम पे बात की जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा जीरो आता है, जीरो आता है। किसी इंडिविजुअल बॉडी पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो भी हो सकता है। तो इस बात को आप नोट बनाकर लिख लेना कि वर्क डन नेट बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो while on an individual body, while on an individual body it may be zero, it may be positive और it may be negative। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट चला ही ना हो, ऐसा इस वाले केस में तो खैर चल रहे हैं। मैंने इस ऑब्जेक्ट पर ये 10 kg का है और यहाँ पर 0.2 इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और मैंने यहाँ पर 10 न्यूटन लगाई, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। बात समझ में आई क्या? क्योंकि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो क्या है? 20 न्यूटन है और मैंने लगाई कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन। तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो भी आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव भी आ रहा है। और नेट वर्क डन की अगर मैं बात करूंगा तो हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट चलेंगे तो साथ साथ ही चलेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो net work done is zero individually in case of an individual body the work done by static friction may be zero, may be positive, may be negative। इस पॉइंट को पॉज करके नोट कर लो, लिख लो, समझ लो। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, इस वाले कॉलम को देखो, यहां पर 4 कॉलम है, ए बी सी और एक और है डी। इन चारों केसेस में अलग अलग, इन चारों केस में एक केस बता रखा है कि ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट यहाँ चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आपको उसमें सिर्फ इतना बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, जीरो होगा या नेगेटिव होगा, इसी पे कमेंट करना है। तो सबसे पहला देखते हैं हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट वर्क डन क्या होता? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको ऐसे घुमाया जा रहा है। बात समझ में आ गई क्या? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हो तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इसको घुमाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बात समझ में आ गई क्या? तो बाबा अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर एक टेंशन जनरेट होगी जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही होगी। कैसे काम कर रही होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही होगी। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये क्या है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये ऑब्जेक्ट को घुमा रही है, एक अकेली फोर्स है। जब भी सर्कुलर मोशन की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर फोर्स लगती है हमेशा सेंटर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है? 90 डिग्री के साथ होता है। कहाँ होता है? 90 डिग्री के साथ होता है। तो ये हमेशा वर्क डन नेगेटिव जीरो होता है। 90 डिग्री वाली बात आ जाती है तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो पहले का ऑप्शन तो उसके सामने ही लिखा है कि फर्स्ट का ऑप्शन पी हो गया, दैट इज जीरो। अब यहां पर बात करते हैं कि ये तो अभी वही बात हो गई, चलो डिस्कस हो चुका है, मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ऊपर वाला ब्लॉक। ऊपर वाला ब्लॉक कैसे चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। ऊपर वाला ब्लॉक चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और नीचे वाला ब्लॉक चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बात डिस्कस होनी चाहिए कि जब ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ऊपर वाला और नीचे वाला 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, क्या ऊपर वाला तेज भागना चाहता है? ऊपर वाला कैसे भागना चाहता है? तेज भागना चाहता है। समझ में आ रही बात आपको? बी के रेस्पेक्ट में तेज भागना चाहता है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ आएगी? पीछे। और बी पर फ्रिक्शन कहाँ आएगी? आगे। तो उसने ये बोला द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी।
ब्लॉक बी पर जो फ्रिक्शन का वर्क डन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब आगे चलता हुआ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड तो डिस्प्लेसमेंट तो आगे ही है, डिस्प्लेसमेंट तो आगे ही है और इधर की तरफ ही फ्रिक्शन लग रही है। दैट मींस नॉन जीरो होगा और पॉजिटिव होगा। तो इसका क्या ऑप्शन हो गया, क्यू, नॉन जीरो एंड पॉजिटिव। बात क्लियर है क्या? ये ऊपर वाला 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ चल रहा है, ये नीचे वाला 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। दैट मींस देयर एग्जिस्ट सम रिलेटिव मोशन, ए टेंड्स टू मूव फास्ट, ठीक है, रिलेटिवली आगे जा रहा है, तो उसको फ्रिक्शन पीछे लगकर रोकेगी और बी को फ्रिक्शन आगे लगकर कहेगी कि अपनी स्पीड बढ़ाओ। बात समझ में आई आपको? तो क्या हो गया, क्यू पॉइंट। ठीक है, इस वाले केस में नेक्स्ट जो केस है ये थर्ड वाला, इसको एनालाइज करो। अगर आपको यहां पर विजिबल ना हो तो मैं इस डायग्राम को दोबारा बना देता हूं, फिर उसके बाद ट्राई कर लेना पॉज करके अगर पहली ना समझ में आया हो। तो ये 10 केजी का ऑब्जेक्ट है और ये 30 केजी का ऑब्जेक्ट है। ठीक सवाल है, ये ठीक ठाक सवाल है, प्लीज इसको फोकस होकर देखना। 0.5 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और मैंने यहाँ पर कितनी लगाई, 40 न्यूटन। ठीक है, और नीचे कौन क्या मामला है, स्मूथ है सरफेस। ठीक है, तो पॉज करके प्लीज स्क्रीन को देखो अगर आपको पहले समझ में ना आ रहा हो। और अभी उसने पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम ब्लॉक ए एंड बी। मैं बात करूं तो 0.5 इंटू 10, 0.5 इंटू 10 कहां भाग गया वो, अरे 0.5 वापिस आओ, हाँ। तो 0.5 इंटू 10 g, तो यहां पर जो फ्रिक्शन इनके बीच में मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकती है, तो इस पर तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, पीछे, और इस पर फ्रिक्शन कहां लगेगी, आगे। ठीक है, तो बात समझने वाली ये है कि ये जो F की मैक्सिमम वैल्यू है, बोले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, बोले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है ये 0.5 इंटू 10 g, तो कितना हो गया ये 50 न्यूटन। ये मैक्सिमम 50 न्यूटन लग सकती है, 50 न्यूटन। और 50 न्यूटन की हेल्प से जो यहां पर 30 केजी का एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 30 केजी का एक्सेलरेशन, 30 केजी का जो एक्सेलरेशन है कितना आ रहा है। पहले तो मैं इसका एक्सेलरेशन अगर 40 न्यूटन की हेल्प से निकालूं तो मान लूं कि ये साथ साथ चल रहे हैं, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, अगर 40 न्यूटन से मान के चले कि हाँ दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है, मैंने माना कि फ्रिक्शन स्टैटिक ही है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम लगे, अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम लगे तो 30 केजी का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, A30, इससे ज्यादा अगर आया तो इसका मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक ही है। समझ में आ रही बात आपको? तो एक्सेलरेशन ऑफ 30 फ्रिक्शन की हेल्प से कितना आएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 30 केजी जो मैक्सिमम आ सकता है वो कितना आएगा, 50 न्यूटन लग रही है इसके ऊपर, 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय 30, दैट इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम लगती है तो कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1। और 40 न्यूटन के साथ कितना आ रहा है, 40 न्यूटन अगर आप मान के चल रहे हो तो फ्रिक्शन कहीं ना कहीं स्टैटिक ही है। मतलब अगर मैं मानूं कि ये साथ साथ चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसकी हेल्प से जो फ्रिक्शन, मतलब कि किसकी मदद से आ रहा होगा ये एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन की मदद से ही आ रहा होगा। तो फ्रिक्शन यहां पर 50 न्यूटन नहीं है, वो 30 न्यूटन एक्ट कर रही है। फ्रिक्शन इज समथिंग लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आ गई है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन है और लिमिटिंग केस से पहले वाला केस है, समझ में आया? तो फ्रिक्शन यहां पर कितनी आ गई भाई, कितनी आ गई भाई, ये आ गई 30 न्यूटन। फ्रिक्शन 30 न्यूटन एक्ट कर रही है, ना कि 50 न्यूटन। बात समझ में आई कि ये तो लिमिटिंग वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, लिमिटिंग। तो यहां तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आ रही है। समझ में आया क्या आपको? ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलता है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है क्या? तो 40 न्यूटन की जब बात हो रही है उस केस में यहां पर लिमिटिंग केस अराइव नहीं हुआ, उससे पहले ही कहीं बात रुक गई। तो अब 30 न्यूटन लग रही है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। अगर यहां पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है तो नेट सिस्टम पर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। नेट सिस्टम पर कितना आ जाता है भैया, 0। ये पॉइंट तो अभी अभी हमने नोट किया था ना।
ठीक है, तो कितना आ जाता है 0, और यहां पर 0 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन पी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन पी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट केस बच रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग केस है, एक सर्कुलर मोशन है लेकिन वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहां पर एक ब्लॉक अगर मैं बांध दिया यहां पर और उसको ऐसे घुमा रहा हूं, या तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है। एक तो यहां पर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, यानी कि ये ओमेगा डिक्रीजिंग वाला केस है, ये ओमेगा इंक्रीजिंग वाला केस है और ये ओमेगा डिक्रीजिंग वाला केस है। अगर ये इंक्रीजिंग वाला केस हुआ तो ये आगे ही चल रहा है, ये आगे ही चल रहा है और इधर की डायरेक्शन में ही एक टेंजेंशियल फोर्स भी है, तो इस वाले केस में तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। वाइल इन केस अगर ये ओमेगा डिक्रीजिंग वाला केस हुआ, यानी कि सर्कुलर मोशन में जो ओमेगा है वो डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर जो फोर्स आएगी वो कहां आएगी, वो पीछे की तरफ आएगी और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ आएगी। बात समझ में आई क्या? तो इस वाले केस में नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यहां पर अच्छा नॉन जीरो पॉजिटिव और नॉन जीरो नेगेटिव, हाँ ये दोनों ही केस पॉसिबल हैं। जीरो तो नहीं हो सकता, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो नेट वर्क डन जीरो नहीं हो सकता, इस बात को भी समझ लो। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो हमने उसको डिस्कस किया है कि वहां पर जीरो आएगा, एक ही डायरेक्शन में फोर्स है और वो डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री है। एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही है आपको बात? तो यहां पर तो जीरो ही आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो ही मिल रहा है। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स के अलावा भी कोई और है जो काम कर रहा है। अब अगर वो ओमेगा बढ़ता वाला हुआ तो वहां पर वर्क डन पॉजिटिव माना जाएगा, और ये कॉमन सेंस की बात है। अगर ओमेगा बढ़ रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वहां पर वर्क डन पॉजिटिव ही होना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स का। और अगर ओमेगा डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी कहां जा रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स होगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग के उस एनर्जी को खत्म कर रही होगी, यानी कि वर्क डन वहां पर नेगेटिव होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो इस वाले केस में ईदर नॉन जीरो पॉजिटिव और नॉन जीरो नेगेटिव। क्या आपको ये केस समझ में आया? प्लीज पॉज करके इसको आराम से समझो, नोट करो। एक और सवाल है जो सर्कुलर मोशन पर बेस्ड है। अच्छा, इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऐसा है क्या? तो इसका आंसर बन जाएगा पी क्यू। क्या बन गया तुम्हारे पास? पी क्यू पी एस। पी क्यू पी एस कोई है क्या? हाँ जी, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये मैच द कॉलम में करा दिया मैंने, एक मैच द कॉलम टाइप, लेकिन ऐसा सवाल नहीं आता। इसको आपको केस को समझना है, इस सवाल के फॉर्मेट में मत जाओ कि और मास्टर ने मैच द फॉलोइंग करवा दिया, ये आएगा क्या? नहीं आएगा, मैच द कॉलम नहीं आएगा। मल्टीपल चॉइस में तो डाल ही सकता है ना। तो आप क्वेश्चन को समझो। एक और सवाल है, बढ़िया सवाल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, उसको देखते हैं। ठीक है, सवाल ये है मेरे भाई कि यहाँ पर एक ऐसे एक स्प्रिंग यहाँ पर बंधा हुआ है और वो स्प्रिंग यहां पर किसी एम मास से भी बंधा हुआ है। यहां पर क्या है, ये कोई एक एम मास है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसकी लेंथ है एल। ठीक है, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो इसने इसको ओमेगा से घुमाना शुरू कर दिया और अब पूछ रहा है इफ इट स्टार्ट्स रोटेटिंग with omega angular speed, then find the increment in the length of a spring। चलो पॉज करो जल्दी से और शुरू हो जाओ। बेसिक सवाल है, ठीक सवाल है। चलो कोशिश करते हैं, पॉज करो स्क्रीन को। उम्मीद है आप कर चुके हो इस सवाल को, तो मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में एक बात क्या है कि मान लो कि ये स्प्रिंग इतना ही था, ठीक है,
ये स्प्रिंग था इतना, ये m मास का ब्लॉक है। अब आपने जब इसको घुमाना शुरू किया तो कुछ एक्सटर्नल कुछ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी। आपने जब इसको घुमाना शुरू किया तो ये इतना था, लेकिन अभी ये खिंच जाएगा, ये खिंच के कहीं यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपने कहा कि मान लो कि ये x और खिंच गया, तो कितनी फोर्स आ चुकी होगी? अगर ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कितनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी? आपने कहा m आर ओमेगा स्क्वायर। अब रेडियस कितना होगा? एल है, एक्स है, या एल प्लस एक्स है? एल प्लस एक्स विल बी कंसीडर्ड एज इट्स रेडियस, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। और यहां पर विद इन द स्प्रिंग, क्या यहां पर एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो चुकी होगी अंदर की तरफ? ये स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी? ये तो कौन है? ये तो कौन है? ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्स के बराबर होगी? at equilibrium at equilibrium fc is equal to fs। समझे क्या? fc is equal to fs, यानी कि m l प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। समझ में आया क्या? जो बच्चे थोड़े से स्पीड में सॉल्व करते हैं, हो सकता है वो आंसर तक पहुंच भी गए हों। ठीक है क्या? क्या होना चाहिए यहाँ पे? एम एल ओमेगा स्क्वायर यहीं रहने दो, एक एक्स भी है तो वो कहाँ चला जाएगा? के एक्स माइनस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब एक्स को यहीं कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा? एम एल ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ये था इंक्रीमेंटेड लेंथ, ये है आंसर। तो भैया मौज कर दी तुमने, बढ़िया, इतने सारे सवाल डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर नहीं, सेंटर ऑफ मास की और कोलिजन की। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑलराइटी देन, सी यू सून, बाय बाय, एंजॉय।